In yesterday's lecture we have done fork system call, और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको let us suppose यहां पर इसकी बजाय ऐसे हो, और अब कैसे चलिए इसको यहाँ पे यस इसके लिए सॉल्व करोगे। How many times hello will be printed and how many times I will be printed? यस किसी ने अटेम्प्ट किया इसको? देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा कि आप सी में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, दैट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस, और यहां पर वो कैसे इफ स्टेटमेंट में वर्क करेगी? क्लियर? सो यस, सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे काम करती है और यहां पर इस प्रोग्राम में वो कैसे चलेगी? यस, एंड और में किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है? एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, लेकिन जब आप इसको रन करोगे तो हमेशा आपका ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। मतलब यहां पे ये फॉक है, पहले आपका हमेशा लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? लेफ्ट टू राइट। तो चाहे जैसा मर्जी हो, अब यहाँ पे एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो मतलब ये एक यूनिट इकट्ठा है। ऐसा नहीं कि फॉक और फॉक पहले चलेगा, लेकिन पहली स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी? फॉक। और किसके साथ होगी? जो इसकी कंबाइंड फॉक है। क्लियर या नहीं? ये मतलब ये दोनों क्या बनेगी? एक टर्म, ये एक अलग से बनेगी। तो लेट अस इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास पी प्रोसेस था, सबसे पहले क्या एनकाउंटर हुआ? ये वाला फॉर्म पी C1, यहां पॉजिटिव, यहां 0। अब अगर पॉजिटिव है तो क्या ये यहां पर क्या है? और स्टेटमेंट है।
यहां पर क्या है, और स्टेटमेंट है। तो क्या इसमें आपके पास पेरेंट प्रोसेस इफ कंडीशन में चलेगा, जाएगा आगे, सिर्फ इफ कंडीशन में जाएगा, लेकिन उसको बाद ये वाली सेकंड फॉक्स स्टेटमेंट के ऊपर वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव है और यहां पर क्या स्टेटमेंट है, ऑफ। क्लियर, इतना क्लियर है भाई? तो यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो पेरेंट के लिए प्रिंट हो गया। अब C1 यहां पर क्या था, फॉल्स, तो यहां पर ये गया अगेन फॉक है। अब यहां पर आगे क्या है, एंड, तो ये किसके लिए एनकाउंटर होगा, यस, पूरी पॉजिटिव की C1 के लिए। तो C3 सॉरी C1 एंड C3 पॉजिटिव एंड 0। क्लियर? yes, any doubt, any doubt? Sir, can you explain this once more? yes, चलो पहले हम इसको रन करते हैं, चलो पहले इसको रन करते हैं दोबारा से, फिर इसको 1 by 1 हम काम करेंगे इसके। सो सेव कर लिया इसको। yes, how many times hello will be printed, 2 times, and how many times hi will be printed, 4 times। और हमने हमारे केस में क्या हो रहा था, हेलो कितने टाइम्स प्रिंट होगा, 2 टाइम्स, एक इसके लिए एक इसके लिए, और हाई कितनी बार प्रिंट होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। अब आपने पूछा है कि इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा आपको चाहिए, तो दोबारा से सुनो, मैं यहां रीड्रॉ कर रहा हूं कैसे कैसे मैंने कहा। ये वर्क कैसे करेगा, हमेशा लेफ्ट से राइट जाएगा, लेकिन लेफ्ट से राइट जाते हुए प्रेसिडेंस क्या देखेगा कि ये जो एंड स्टेटमेंट है, ये दोनों टर्म्स इकट्ठी हैं, इनके ऊपर एंड है, बजाय कि इन दोनों के बीच में फॉक की बजाय आपके पास कैसी बन गई ये टर्म, फॉक क्लियर? अगर इस स्टेटमेंट को मैं इंटरप्रेट करूं तो क्या मैं इस वे से कर सकता हूं, समझे क्या नहीं? Yes. अब हम बोलते हैं कि एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा है, उसका मीनिंग क्या है कि आपके पास ये वाली चीज इकट्ठी है बजाय कि इसके, क्योंकि एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये वाली टर्म्स इकट्ठी होंगी, मतलब ऑपरेट। तो आपके पास इसका कैसे बनेगा, P, फिर फॉक आया पहले वाला, अब यहां पर क्या है, और अगर फर्स्ट वाला ट्रू है तो वो चेक ही नहीं होगा, इसके लिए सीधा क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। C1 के लिए अगेन फॉक स्टेटमेंट आई, क्लियर? अब फिर अगेन यहां पर है C1, तो एंड स्टेटमेंट है, तो एंड स्टेटमेंट के लिए अगर ये वाली ट्रू है तो ही आगे चेक करेगा, तो ये ट्रू थी तो C1 C3, तो इसके लिए हेलो प्रिंट हो जाएगा। और हाई किसके लिए प्रिंट होगा, सभी के लिए। क्लियर? Yes. किसी को डाउट हो भाई?
नो डाउट। चलो अब इससे मिलता जुलता ही एक और करेंगे। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं कि फॉक सिस्टम कॉल के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर की तरह। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी। सर यस सर एक बार रिवर्स करके बता दूं, मतलब आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था ना कि यहाँ पर और की जगह एंड और एंड की जगह और था। हाँ हाँ वो तो मैं करूंगा ही, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब आपके पास यहां पर लेट अस सपोज हम प्रोग्राम में दोबारा गए और यहां पे हमने उल्टा कर दिया। यहां पे हमने उल्टा कर दिया। क्लियर? सो इसके लिए सभी ट्री बना। आपके पास 2 मिनट्स है, कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत भी बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर करो अगर सीखना है। यस कर लिया भी ट्राई? 1 मिनट और ले लो फिर मैं बताऊं। चलो अब मैं इसका स्टार्ट करता हूं। यस क्या आंसर आया आपके अकॉर्डिंग? हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? 2 times. और हाय? 4 times. 4 चलो इसको पहले मैं कंपाइलर पे रन करता हूं, फिर हम इसके लिए ट्री बनाएंगे। सो हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ यहाँ? 3 टाइम्स। और हाय कितनी बार प्रिंट हुआ? 1 2 3 4 5। हाय 5 बार प्रिंट हुआ और हेलो 3 टाइम्स प्रिंट हुआ। अब ये आउटपुट ऐसी क्यों आई, अभी हम इसके अकॉर्डिंग ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे क्लियर। सो दिस इज अवर गिवन कोड। अब यहां पर बात क्या देखने वाली है कि एंड किसके साथ है यहां, तो ये दोनों क्या बन गई, एक टर्म और ये अकेली टर्म। क्लियर? तो अगर इसकी आउटपुट को अब इसके साथ हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट ही चलेंगे हम, लेकिन इसकी आउटपुट को उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ये वाले स्टेप में किसी को प्रॉब्लम, इसकी आउटपुट कैसे बनेगी, इसको आप कैसे लिख सकते हो? फॉक ठीक है, तो इस वे में आप इसको देखोगे तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं।
So we have written here P and सबसे पहले ये फॉक आया पेरेंट क्या, अब यहाँ पे एंड है तो अगर ट्रू होगा तो आगे के लिए एक्सपेंड होगा P C2। अब यहां पर अगर इसकी पूरी की पूरी को अब हमने एक टर्म माना तो ट्रू किसके लिए है, पेरेंट के लिए, तो पेरेंट के लिए तो आगे ये एक्सपेंड नहीं होगा, तो इसके लिए सीधा इफ स्टेटमेंट में आप जाओगे और हेलो प्रिंट करोगे। क्लियर? एनी डाउट अप टिल नाउ? यहां पर क्या होगा, अब C2 के लिए क्या था, ये फॉल्स आउटपुट थी, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे C2 C3 और C2 के लिए हेलो आ जाएगा। C1 के लिए क्या थी इसकी आउटपुट, फॉल्स। एक बार इसका एक्सप्लेन करना, C2 के लिए कैसे हेलो आ जाएगा। C2 के लिए ये देखो यहां पर आपने जब ये वाला चला सेकंड फॉक तो P एंड C2 बना, तो P के पास क्या वैल्यू आई, पॉजिटिव, C2 के पास 0, तो यहां पर क्या है, और अगर तो ट्रू है, ट्रू के केस में तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक ही नहीं होगी, लेकिन अगर फॉल्स है तो आप इसको चेक करते हो, तो C2 क्या थी, फॉल्स, तो C2 एंड C3। ऐसे C1 क्या है, फॉल्स, तो C1 एंड C4, तो C1 के लिए भी हेलो प्रिंट हो जाएगा, तो 3 टाइम्स हेलो एंड 5 टाइम्स हाय। तो किसको ये क्लियर है या कहीं डाउट है? सर इसमें जब C1 फॉल्स था तो हाँ जी। एंड के आगे जो फॉक है वो चेक करेंगे ना। हाँ, ये वाला फॉक पे तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या था, फॉल्स था, तो ये वाला एंड के लिए तो वो चेक करेगा ही नहीं, तो वो सीधा, क्योंकि इसकी आउटपुट क्या है, फॉल्स है, उसके लिए तो वो सीधा अब यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पे मतलब जो भी हो फॉल्स आ गया है, बट फॉक जैसे कॉपी करता है तो कॉपी तो करेगा ही ना, मतलब नहीं, फॉक तो वही तो किया है, ट्री के हिसाब से हमने फॉक किया। देखो मैं दोबारा, प्लीज केयरफुली इस बार देखना, मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर रहा हूं। इसको कैसे करना है, यहां पर दोबारा से चेक करना है। सबसे पहले पेरेंट जाएगा, ये क्या है, एक इकट्ठी टर्म, और ये सेकंड, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये टर्म T1, ये टर्म T2। अब पेरेंट के केस में पहली यहां लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो पहली फॉक आई पॉजिटिव C1 0। अब यहाँ पे एंड आया तो पेरेंट के लिए तो वो पॉजिटिव था, मतलब ट्रू था, तो आप इसको नेक्स्ट फॉक ये वाली एनकाउंटर करो। C1 के केस में क्या था, 0, C1 के केस में क्या था, ये 0, तो अब यहां पर क्या करोगे आप, ये एक्सपेंड इस फॉक स्टेटमेंट के लिए C1 एक्सपेंड नहीं होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अभी तक हमने कहां तक एक्सपेंड किया है, यहीं तक, क्लियर? तो अभी तक अगर ये पॉजिटिव है और इसके बाद ये क्या है, और, तो इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव है या ट्रू है तो क्या ये और वाली को चेक करेगा? द आंसर इज नो, ये सीधा इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा और यहां क्या प्रिंट हो जाएगा, अब C2 के लिए क्या थी इसकी आउटपुट, फॉल्स, तो आप
और स्टेटमेंट किसका फॉल्स है तो आगे क्या चेक होगा, तो डेट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा C2 पॉजिटिव C3, और C1 के लिए स्टार्टिंग में ही क्या आ गया था फॉल्स, तो ये क्या जाएगा अगेन यहाँ पे जाएगा C4। तो हेलो किसके लिए प्रिंट होगा, जो पॉजिटिव रह गए एंड में, और हाई किसके लिए प्रिंट होगा, जितने भी प्रोसेसेस थे। यस, एनी डाउट? यस, एनी डाउट? क्लियर? यस ओके, अगर आप चुप हो तो मतलब क्लियर है। तो अगेन अब इसके ऊपर ये नहीं बोलोगे कि आपको सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस को ट्विस्ट भी किया जा सकता है। लेट अस सपोज ऐसे हो, ये अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है अगर आप देखो, तो इसको कैसे करोगे? यस, सभी अपना करके देखो, उसके बाद हम ट्राई करेंगे। ये अब देखो पूरा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है अब। यस, सभी अपना ट्राई करो। चलो अब इसको पहले रन करते हैं, फिर उसके हिसाब से हमें ये पता लगेगा कि कितनी इसकी वैल्यूज आती हैं, ताकि आप लोग अपना आंसर चेक कर सको। मैंने सेव किया। सो नंबर ऑफ हेलो इज 3 टाइम्स, और हाई कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हाई एंड 3 टाइम्स हेलो हैज बीन प्रिंटेड। सो किसी का ये आंसर आया? यस सर। ओके, यस सर। सो यहां पे अब आपके पास है पेरेंट, और सबसे पहला फॉक आया। क्लियर? अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फॉक आया जो कि एंड में है। तो अब एंड में है तो एंड के लिए सिर्फ पॉजिटिव वाला एक्सपेंड होगा, ठीक है, पॉजिटिव एंड C2 0। अब इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों क्या हैं इकट्ठी टर्म्स, ये दोनों क्या हैं इकट्ठी टर्म्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर प्रेसिडेंस हमें ये पता चला। अब यहां पर क्या आया, और अब और के लिए जिसका फॉल्स होगा वो तो एक्सपेंड होगा, जो यहां तक ट्रू आ गया वो
एक्सपेंड नहीं होगा तो यहां पर क्या प्रिंट कर दोगे आप, हेलो। नेक्स्ट यहां पर आपके पास क्या है, फॉर स्टेटमेंट आया, देन C2 C3, अब अगेन एंड स्टेटमेंट है तो C2 C4, ऐसे ही यहां पर क्या होगा, C1 C5 C1 C6, तो C1 के लिए भी हेलो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट में लास्ट में पॉजिटिव ये रहेगा, ये इसके लिए भी हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, 3 टाइम्स। हाय कितनी बार प्रिंट होगा, एक पेरेंट और 6 चिल्ड्रन, मतलब टोटल 7 टाइम्स। तो इसमें किसी को डाउट हो, किसी को डाउट नहीं है अभी? No, sir. ओके, सो ये आपका फॉग सिस्टम कॉल का हो गया, और मैंने आज ही अनाउंस कर रहा हूं कि इसके बेस पर कोई ना कोई आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर? तो अब क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, इससे कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको मेथड क्लियर है देन यू शुड बी एबल टू डू दैट। अब बात करते हैं आगे ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको सेंड कर दी है, क्या कहते हैं, लैब के लिए प्रिस्क्राइब्ड ई बुक। तो जो नहीं है आपके जीआर के साथ कनेक्टेड तो या सीआर के साथ कनेक्टेड, सो प्लीज गेट कनेक्टेड। उनको ई बुक सेंड कर दिया, वो ई बुक हमारी लिनक्स के कमांड्स के लिए यूज होगी, ठीक है, इन लैब्स। सो अभी भी एक्चुअली इंट्रोडक्शन हमारी पेंडिंग है, थोड़ा सा उसका पार्ट। एक्चुअली होता क्या है, हमारा लेक्चर शाम को होता है तो इस टाइम स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे वरना अगर उसको छेड़ूंगा, लेकिन करना तो है ही है। तो मे बी किसी दिन हम यस एक दिन ऑफ लेकर आप सैटरडे कर सकते हैं। यस, ये एक अच्छा आइडिया है कि एक दिन ऑफ करके हम सैटरडे कर दें। चलो देखेंगे इसको, ठीक है, लेकिन इन द मीन टाइम आप अभी आगे करो। तो है उसमें कुछ कंपोनेंट जो आपको करवाने वाला है, तो वो मैं छेड़ लूंगा, या ऐसा भी कर सकता हूं कि 2 लैब्स हैं आपकी, लैब्स में क्योंकि कमांड्स को इतना टाइम नहीं लगेगा तो कमांड्स के साथ ही आपको इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन भी करवा दूं अगर हो सके, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है कि वो टाइमिंग थोड़ी सी लेट होगी, तो देखते हैं चलो कैसे बनता है। सो अब यहां पर है प्रोसेस। सो व्हाट इज अ प्रोसेस? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। आपके सिस्टम की हार्ड ड्राइव पे एक एप्लीकेशन पड़ी है, वो तब तक क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। वो प्रोसेसेस में कब कन्वर्ट होगी, जब वो रैम में जाएंगी, व्हेन दे आर रेडी टू एग्जीक्यूट। व्हेन दे आर रेडी टू एग्जीक्यूट तो आप उनको प्रोसेस बोलोगे। तो बेसिकली प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो आपके पास यहां पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। हमारे पास सिलेबस में ये है, ये है, ये है, ये दोनों सिलेबस में नहीं। क्लियर? तो हम इनको देखेंगे। तो ये इसमें अभी हम
डिफरेंट वही चीज को है कि आपके फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपके हैं इसमें और 4th पॉइंट नहीं है सिलेबस में। यस, अब जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो पहले तो मल्टी प्रोग्राम आए, जब पुराने से बैच सिस्टम्स थे। उसके बाद बैच सिस्टम में क्या होता था, यस किसी ने जब कंप्यूटर्स का एलिमेंट्री कोर्स पढ़ते हो तो वहां पर कई बार बैच प्रोसेसिंग पढ़ाई जाती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय बैच? सिमिलर सेट ऑफ जॉब्स को या सिमिलर सेट ऑफ प्रोग्राम्स को एक साथ रखा जाता था कि वो एग्जीक्यूट करवाए जाए। तो उसमें क्या होता था कि जब कोई एक जॉब को प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट नहीं है या एक प्रोसेस को प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब वो दूसरा प्रोसेस या जॉब उसमें काम सीपीयू से ले सकता है। तो ये तो वो हो गए टाइम शेयर्ड सिस्टम, जो मैंने आपको मल्टीटास्किंग करवाई थी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, जिसमें आप बेसिकली क्या करते हो, टाइम को शेयर करते हो। बेसिकली यू आर शेयरिंग द टाइम ऑफ सीपीयू। ठीक है, अब यहां पर एक टेक्स्ट बुक uses the terms job and process almost interchangeably. Yes, one more important thing कि इसके लिए जो बुक है पीटर गैल्विन, वो है आप लोगों के पास? यस और नो में बोलो। नहीं सर। No, sir. है, यस है या नो? नो सर। No, sir. नो। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी ई बुक भी आपको प्रोवाइड कर पाऊं, लेकिन ई बुक और जो एक्चुअल बुक है उसमें कंटेंट सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा नंबरिंग में चैप्टर्स में फर्क होगा, तो वो आपको वैसे ही देखना पड़ेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट इज प्रोसेस। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो ये तो हमें पता ही है। अब इसके बाद जो आपका प्रोग्राम है वो उसको आपने अलग अलग प्रोग्राम के कोड में अलग अलग पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। वन इज कॉल्ड टेक्स्ट सेक्शन, जो आपका एक्चुअल प्रोग्राम कोड होगा। अब आपके पास ये वाली डायग्राम हम करेंगे, पहले देखो ये वाला यहां से समझो। प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी स्टोर्ड ऑन डिस्क। इस लाइन को एक्सप्लेन करेगा कोई? फर्स्ट लाइन को, प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी स्टोर्ड ऑन डिस्क, प्रोसेस इज एक्टिव। यस, एनीबॉडी? सर प्रोग्राम एज एन फाइल की तरह स्टोर होती है, सो वो कोई एक्शन नहीं करती, उसमें बस इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, इसलिए एक पैसिव एलिमेंट है। जब प्रोग्राम को लोड करते हैं हम लोग रैम में तो वो काम करने लग जाता है, तो ऐसे एक्टिव बुला रहे हैं। यस, अब आपको मैंने जैसे इसमें करवाया था, अब मैंने सपोज करो ऐसे कंपाइल किया। जिन्होंने फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी सी, तो अब क्या बनी होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसी कंपाइल किया? कोई ऑब्जेक्ट फाइल बनी होगी। क्लियर? अब वो ऑब्जेक्ट फाइल आपकी या .exe फाइल, इस केस में ऑब्जेक्ट फाइल है, तो वो कहां पे पड़ी है? हार्ड डिस्क में। लेकिन उसको आप अभी भी प्रोसेस नहीं बोलोगे। प्रोसेस वो कब होगा? जब आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रैम में सेंड करोगे, तब आपने ये इसको एग्जीक्यूशन, मतलब ये एक्टिव हो गया। यहां पर ये वाला प्रोसेस क्या हो गया? एक्टिव। यहां पे जैसे आपने कंपाइल करके वो फाइल पढ़ी थी, तो वो क्या बन गई आपकी? पैसिव एंटिटी। क्लियर? एनी डाउट? यस, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड वाया GUI माउस क्लिक। अब मैंने प्रोग्राम को रैम में सेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? डबल क्लिक से करता हूं ना जनरली विंडोज में, तो वो वाला प्रोसेस ओपन हो जाता है। लेट अस सपोज
ठीक है, अभी सपोज करो ये रिसर्च पेपर अंडरस्कोर अपडेटेड, ये कहां पर पड़ा है? हार्ड डिस्क में। अब जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो ये रैम में चला गया। अब उसी तरह से यहां तो गए, डबल क्लिक से भेजा, तो यहां कैसे भेजा इसको रैम में? कमांड लाइन आर्गुमेंट से, ये मैंने सॉरी कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन से, तो मैंने यहां पर कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन लिखी तो ./a.out, तो उससे ये वहां चला। क्लियर? कहां पहुंच गया ये? रैम में। एनी डाउट? नो सर। अब ये डायग्राम क्या है? अब यहां पर आपका जो प्रोसेस इन मेमोरी, रैम कैसे प्रोसेस को देखेगी? प्रोसेस इन मेमोरी मतलब रैम में आपका प्रोसेस कैसे व्यू होगा? तो जो आपका कोड है वो कहां पर पड़ा होगा? यहां टेक्स्ट वाले पार्ट में। डेटा में क्या होगा आपके पास? जो आपके वेरिएबल्स हैं। स्टैक में क्या होंगे आपके पास? जो आपके फंक्शंस यूज होने हैं। और ये हीप में क्या होगा आपके पास? जो आपकी डायनेमिक मेमोरी बननी है। तो आपके पास अब ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि दो एरोस लगे हुए हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। कोई इसका बता पाएगा भी ये क्यों है ऑपोजिट डायरेक्शन? मतलब हीप और स्टैक का साइज वेरी करता जाएगा। हीप और स्टैक का साइज वेरी करता जाएगा। तो अब हीप और स्टैक है क्या वैसे? हाँ मैं बताता हूँ। हीप क्या है? जिसमें आपके डायनेमिक मेमोरी के पार्ट्स है। जैसे आप न्यू करते हो, डिलीट करते हो, तो बेसिकली आप क्या करते हो? रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। देखो इसको अभी क्या टाइम पर हुआ है? अभी है हमारे पास टाइम, तो इसको मैं अभी एक वेट करो। यस, देखो ओएस का रूल क्या है? आपने प्रोसेस को हार्ड डिस्क से यहां भेज दिया रैम। अब रैम में जैसे भेजा तो इसको एक फिक्स मेमोरी एलोकेट करनी है ओएस। इसको इस प्रोसेस के लिए एक फिक्स मेमोरी एलोकेट करनी है ओएस ने। अब ये वाली मेमोरी जब ये रेडी स्टेट में होगा, ठीक है, तो बाद में हम देखेंगे कि हार्ड डिस्क में भी आपकी वर्चुअल मेमोरी बनती है। तो मतलब ये वर्चुअल मेमोरी से लेकर यहाँ पर जो भी मेमोरी जा रही है इसकी बात हो रही है। अब लेट अस सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको 4 KB का मैक्सिमम साइज दे दिया, तो 0 से 4 KB हुआ। अब आपके पास प्रोग्राम में मान लो 120th लाइन पे आ गया आपके पास न्यू के साथ, C++ जिन्होंने की है, सी में क्या होती थी? मैलोक। आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर दी, तो वो अब कहां से ये वाले पोर्शंस होंगे? स्टैक में क्या यूज होंगे आपके? फंक्शंस क्या यूज करते हैं? स्टैक्स। और हीप में क्या होंगे? आपकी रन टाइम मेमोरी। अब ये दोनों, कभी तो ये वाला हिस्सा आपका एक्सपेंड कर सकता है, कभी आपका ये वाला हिस्सा एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक इसको मैक्सिमम साइज दिया है प्रोसेस को, वो वहीं पर उतना साइज ही एलोकेटेड रहेगा। समझ में आया या नहीं? टेक्स्ट में क्या है? पूरे का पूरा कोड। सर इसमें स्टैक में जो फंक्शन होता है वो किस हिसाब से काम करते हैं? कैसे? तो आपने कहा कि स्टैक में फंक्शंस काम करते हैं। नहीं, फंक्शंस यूज स्टैक इन देयर इंप्लीमेंटेशन। आपने लिखा सम का फंक्शन, चलो ये ज्यादा डिटेल की बात होगी। आपने लिखा है इंट सम रिटर्न a प्लस, यहां पे इंट a इंट b। आपने लिख दिया रिटर्न a प्लस b।
तो ये वाला जो भी, जब आपने मेन में सम फंक्शन को कॉल किया ना, तो वो क्या यूज करेंगे, वेरिएबल्स को इनपुट करने के लिए, फिर उसको वहां से आउटपुट करने के लिए दे यूज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। आप कहीं भी पढ़ लेना इसको, वो क्या यूज करते हैं, स्टैक। स्टैक का फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो सबसे पहले एलिमेंट गया वो नीचे बैठ जाएगा, फिर उसके बाद जब निकलने की बारी आएगी तो सबसे ऊपरला एलिमेंट सबसे पहले निकलेगा। तो जो सी या सी प्लस में फंक्शंस हैं वो क्या यूज करते हैं, आपके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, तो इसीलिए वहां पे स्टैक लिखा है। ठीक है, इसलिए समझ में आया या डाउट है? एक बार दोबारा बताना है, मिस हो गया था। देखो आप सिर्फ इतनी सी बात इसके लिए रेलेवेंट रखो कि अगर कोई भी फंक्शन है वो क्या यूज करता है अपनी इंप्लीमेंटेशन के लिए इंटरनली कंपाइलर लेवल पे, स्टैक। तो जो आपके पास प्रोग्राम में सेट ऑफ फंक्शंस होंगे ना, वो कहां पर आपके डिफाइंड होंगे, कि कैसे वो, ठीक है। यहां पर क्या डिफाइंड होंगे हीप में, जो आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के वेरिएबल्स होंगे। यहां पर क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स, और यहां पे जो आपका एक्चुअल कोड है। अभी के लिए इतना समझो, क्लियर? तो अगर किसी को, देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको, स्टार्टिंग से। तो इसके ऊपर हम वेरियस अब ऑपरेशंस और न्यूमेरिकल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेस स्टेट्स, पीसीबी एंड सो ऑन। सो ये आज के लेक्चर के लिए है, ठीक है। तो बाकी कल मिलते हैं। एनी डाउट, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.